सो हेलो गाइस। आज ऐसे काफ़ी दिन, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि हमें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। और जो सबसे बड़ी डिमांड है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, स्पेशली एट द हॉस्पिटल, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा इस आज का टॉपिक है वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। तो इसके ना बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। मैं इसके बाद आपको ये समझाऊंगा कि इसके करंट कंडीशंस क्या हैं और प्रिवेंशन के मेजर्स क्या हो सकते हैं। मैं साथ ही साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट या अदर स्टेट में जो प्रोटेक्शन एक्ट हैं वो क्या हैं और अभी उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो एक बेड को देख के, एक हॉस्पिटल बेड को देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि भाई क्या हो गया। किसी भी आदमी के लिए बहुत टफ होता है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और उस साथ ही साथ रिलेटिव्स को भी ये लगता है कि क्या हो गया है, कैसे ठीक होगा। तो एक चीज़ है कि सब लोग होते हैं लॉट ऑफ स्ट्रेस में, बीट रिलेटिव्स और वो आदमी खुद। तो अब क्या होता है कि जब कोई आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसके फ्राइट और फियर वाले मूवमेंट्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चांसेस ऑफ वायलेंस जो है ना वो ऐसे ही थोड़े से इंक्रीज्ड रहते हैं। तो दो तरह के वायलेंस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एक जो होता है कि कंप्लीट मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है, जो कि ड्यू टू आइदर लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी है या फिर अनएथिकल बिहेवियर या प्रैक्टिस के वजह से है। तो इन केसेस में डॉक्टर पनिशेबल तो होता है, बट ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अ डॉक्टर हैज़ बीन ट्रेन्ड फॉर मैनी ईयर्स टू बी अ गुड पर्सन एंड टू ट्रीट द पेशेंट्स। जो मेजर जो कॉज ऑफ वायलेंस है, जो आज के टाइम पे हम हर इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई प्राइवेट में हो, वहाँ जो हमें देखने को मिलता है, उसका एक मेजर रीज़न है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का ब्रीच होना। अब इसके बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर ओवरलोड ऑफ वर्क हो सकता है, या फिर पेशेंट्स एलिजिडली ब्लेम कर देते हैं डॉक्टर्स को कि उन्होंने यही प्रोसीजर बताया या प्रोसीजर करने से उनकी डेथ हो गई। और एक और चीज़ हो सकता है कि गवर्नमेंट सप्लाईज कम है या इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो इस कारण भी वायलेंस आउटब्रेक हो सकता है। तो इसका हम प्रेवलेंस थोड़ा ज़्यादा देखते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, बीट गवर्नमेंट बीट प्राइवेट। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स जनरली अब ट्रस्ट नहीं करते हैं कि डॉक्टर्स हमें सही चीज़ दे देंगे, या फिर इमरजेंसी में हम जाएंगे तो हमें डॉक्टर्स बचा ही लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर्स अब फेयरफुल हो जाते हैं। अब एक बार अगर डॉक्टर डर गया तो डॉक्टर फिर यही सोचता है कि कैसे वो कोई मामूली सी दवाई दे दे, उसको भी आराम हो जाए, मैं भी कभी किसी कटघरे में मेरे को जाना ना पड़े। तो इससे क्या होता है कि अनहेल्दी प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी एक इशू है कि अगर पेशेंट्स एजिटेटेड हैं तो हॉस्पिटल्स हद से ज़्यादा अनसेफ हो जाएंगे। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, जो कि मेजरली हम हर इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं, कि जो इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, उनकी वेजेस बहुत कम होती हैं, और मिनिमल ट्रेनिंग पे भी उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है, और स्पेसिफिकली उनकी कोई वेपन ट्रेनिंग नहीं होती। अब एटलीस्ट उन्हें डंडा चलाना या फिर कोई आर्म को यूज़ करना, तो वो चीज़ उनके पास अभी है नहीं। सेकेंड चीज़ है कि अब एक स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस की भी जिम्मेदारी है, और फिर पुलिस के बाद अगर कोई केस ऊपर जाता है तो वो जुडिशरी की भी जिम्मेदारी है। तो जो पुलिस स्टेशन होते हैं जनरली हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल्स के आसपास ही होते हैं, बट अगर नहीं भी हैं तो क्या होता है कि पुलिस बूथ बहुत से हॉस्पिटल्स के आसपास होती हैं, और कहीं कहीं तो इंस्टीट्यूशन के अंदर भी होती हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई केस ऑफ वायलेंस होता है या मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो एफआईआर फाइलिंग इज़ द टफेस्ट थिंग। अब क्या है कि पुलिस बहुत हेजिस्टेंट होती है कि वो एक एफआईआर फाइल करे, और जो जुडिशरी है, जुडिशरी पे भी बहुत सारे पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं, और एक भी सिंगल गुड जजमेंट भी उनका एक अच्छा एग्जांपल सेट करता है। तो जुडिशरी में कोई इशू तो नहीं है, बट मेजर इशू यही है कि पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं और जस्टिस बहुत जल्दी नहीं मिलता।
एंड वी ऑल नो कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नेक्स्ट थिंग कि अभी जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन पे एक्सेसिव वर्कलोड है। एज पर डॉक्सीमिटी रिपोर्ट 80% ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स हैव फेस दिस एक्सेसिव वर्कलोड। उसके साथ साथ NCBI की भी रिपोर्ट ये कहती है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, ओवर टाइम होता है, कभी भी स्ट्रेस ऑन कॉल मतलब ड्यूटी के लिए कॉल आ जाता है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे ना डॉक्टर को भी फ़ायदा नहीं है, पेशेंट को भी फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर कम टाइम देता है पेशेंट को, पेशेंट के पास भी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल भी हैं वो भी उसे बहुत कम अच्छे से पता नहीं चल पाता। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही डिसकंटेंट होते हैं। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोटेक्शन का काम है ये मेजरली स्टेट कर सकती है। स्टेट के पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेती है, अगर वो हेल्प करती है कि कोर्ट्स तक वो सारे केसेस पहुँचे, सही टाइम पे पहुँचे, उस पर जस्टिस मिले, तो ये एक स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट ही कर सकता है। स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट ग्राउंड लेवल पे भी चेंजेस ला सकता है। बेसिकली आज के टाइम पे अगर हम देखें तो 26 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स तो हैं, बट हमने रिसेंट भी देखा है कि कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि कर्नाटका और केरला में हुए हैं। इनमें जो बहुत ही ब्रेक थ्रू अमेंडमेंट्स उनका ये है कि 60 डेज इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर। तो इससे क्या होगा कि अब जो 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है हर एक पुलिस ऑफिसर को, अब उसे 60 डेज़ में करना है। मतलब अब ये बहुत जल्दी हो गया है, अब 2 महीने के अंदर वो चीज़ें कर रहा होगा। एक और चीज़ है कि स्पीडी जस्टिस, वो भी 1 साल के अंदर। ये मैं स्पेसिफिकली केरला वाला बता रहा हूँ क्योंकि केरला के अमेंडमेंट एक्ट में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और स्पीडी ट्रायल मतलब कि 1 साल के अंदर जस्टिस देना है, और इसमें एडिशनल 6 मंथ्स का टाइम तब दिया जा सकता है कि जबकि कोई केस कॉम्प्लिकेटेड हो, जो कि कोर्ट के अंदर मतलब कोर्ट अपने आप हिसाब से डिसाइड कर सकती है। सेकेंड चीज़, एक और चीज़ है जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ, अब वो विक्टिम पे लाई करता है। दैट डजंट लाइज ऑन द गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं। एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस में अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी लाइज ऑन द विक्टिम, नॉट ऑन द डॉक्टर। एक और चीज़ है कि इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस मोस्ट ऑफ द स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट में किया गया है। नाउ जो आज के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स की डिमांड्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट भी है वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। अब 2 तरह से आप प्रिवेंशन कर सकते हो। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो क्या कर सकता है, वो लॉज में चेंजेस ला सकता है, और जो ग्राउंड लेवल वर्क है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स पे है कि वो उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली क्या है कि CPA में जो 2 तरह की चीज़ें कंपोनेंट्स हैं, एक है स्ट्रक्चरल लॉ, एक है प्रोसीजरल लॉ। तो स्ट्रक्चरल लॉ क्या होता है? स्ट्रक्चरल लॉ होता है कि वो उस चीज़ों को डिफाइन कर रहा है कि CPA के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, कहाँ तक वो एक्सटेंड कर सकता है। सेकेंड थिंग कि अब इसका जो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ बेसिकली BNS और BNSS को फॉलो करता रहेगा, एंड दैट्स गुड। बट अगर BNS और BNSS में भी अगर कोई स्पेशल प्रावधान करके चेंजेस लाने चाहिए तो वो भी इंक्लूड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जो स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट जो मैंने पहले डिस्कस किया, उन स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट्स में भी एक चीज़ है कि 3 से 7 साल की मिनिमम सज़ा मोस्ट ऑफ द स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई है, और जो फाइन था, किसी में 10,000 था, किसी में 50,000 था, वो बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। जबकि अगर हम प्रोसीजरल लॉज जैसे CRPC तो नहीं रही, BNSS, अगर BNSS में चेंजेस लाएं कि डॉक्टर जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, अब पुलिस ऑफिसर को के साथ कोई मिसबिहेवियर होता है तो उसके लिए अलग BNSS है। सिमिलरली अगर डॉक्टर्स के लिए भी ये प्रावधान किया जाए जो कि CPA से थोड़ा अलग होगा, लेकिन अगर वो भी डिमांड में रखी जाए तो उससे भी काम किया जा सकता है। बाकी CPA एक स्ट्रक्चरल देगा जिसके ऑन बिहाफ स्टेट गवर्नमेंट्स सिमिलर तरीके प्रोटेक्शन एक्ट्स लाएंगी या उनमें अमेंडमेंट्स करेंगी, जैसे केरला गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है। अब मैं बात करूंगा ग्राउंड लेवल वर्क, जिसमें इंक्लूड करती हैं कि या तो सिक्योरिटी बढ़ाओ,
मॉब को अलाउ ना करो कि वो अचानक हॉस्पिटल में घुस जाएं। उसके बाद एजुकेशन ऑफ एटिकेट्स एट हॉस्पिटल, ये मेरे हिसाब से मोर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है। बट स्टिल अगर अगर क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग स्ट्रेस में होते हैं, हॉस्पिटल कोई ऐसे नहीं आ रहा होता, उसके लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो बीमार है तब वो हॉस्पिटल आ रहा है, वो स्ट्रेस में है, तो वो इन एटिकेट्स को भूल जाता है। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उन्हें टाइम टू टाइम एजुकेट करते रहें कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सेकेंड थिंग और मैं बताना चाहूँगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंक्लूड हम कर सकते हैं कि सीसीटीवीज़ का इंस्टॉलेशन करना, न्यू चेक पॉइंट्स बनाना जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग ईजी हो सके। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एफआईआर्स। अब क्या होता है कि जैसे हमारे यूसीएमएस जीटीबी हॉस्पिटल में ही रिसेंटली लेबर रूम में एक इंसिडेंट हुआ था वायलेंस का, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल एफआईआर जल्दी लॉन्च नहीं हो पाई थी। बट ये एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि पुलिस जो है वो एफआईआर लॉन्च करने में हेजिस्टेंट होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल एफआईआर लॉन्च होने चाहिए इररिस्पेक्टिव उसका आगे क्या आउटकम हो। जैसा कि मैंने भी पहले कहा कि कम्युनिटी और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को एथिक्स और नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करें कि कहाँ मेडिकल प्लेस पे उन्हें कैसे रहना चाहिए। अगर उन्हें सोसाइटी या कम्युनिटी नहीं बताती तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों जैसे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन पे पूरा आता है। और हमें एक कल्चर डेवलप करना चाहिए कि मेडिकल प्रोफेशंस या प्रोफेशनल्स को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। सेकेंड थिंग ये भी है कि लोग स्ट्रेस में होते हैं तो शायद इन्हें भूल जाते हैं, बट स्टिल हमारी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को समझें और एथिक्स और नॉर्म को फॉलो करें। अब क्या है कि मॉब लिंचिंग रिसेंटली बीएनएस के अंदर इंक्लूड किया गया है और इसके अंदर पनिशमेंट्स दी गई हैं। तो मॉब एंट्री को रोकने के लिए मतलब एक तो प्रिवेंशन भी है और एक लॉ भी है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या है कि रेगुलर फ्रिस्किंग होनी चाहिए एंट्री लेवल पे। उसके बाद मैंने बता ही दिया कि मॉब लिंचिंग अब रिसेंटली इंक्लूड की गई है। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं वो है सेफ जोन डिक्लेयर करना। अब आपने देखा होगा कि जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ आर्म्ड गार्ड्स तैनात रहते हैं कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन एयरपोर्ट के अंदर या किसी भी ऐसे शॉपिंग मॉल्स के अंदर घुस ना पाए। तो एटलीस्ट हॉस्पिटल्स में ये कर सकते हैं कि एंट्री पॉइंट्स पे हम आर्म्ड गार्ड्स की तैनाती कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग चेक पॉइंट्स और बना सकते हैं। तो जैसे ही अगर कोई सेफ जोन बन जाता है तो चांसेस ऑफ वायलेंस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। कोई भी मॉब ऐसे ही कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा, हॉस्पिटल में कोई ऐसे ही नहीं घुस पाएगा। और उनके मन में एक चीज़ का और डर रहेगा, वो है मॉब लिंचिंग का, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है। नेक्स्ट थिंग कि अब हॉस्पिटल की सिक्योरिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्या है कि पुलिस बूथ कुछ हॉस्पिटल्स में है, जहाँ नहीं है वहाँ बनाने चाहिए और मेजर पॉइंट्स पे बनाने चाहिए। जैसे इमरजेंसी पे होती ही हैं, वार्ड एरियाज़ में हो सकती हैं या फिर ओपीडी एरियाज़ में हो सकती हैं। तो ये सिक्योरिटी पुलिस बूथ्स भी होने चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन टीम भी बननी चाहिए कि लोकल पुलिस की जो एक टीम जो कि वहाँ पे अपॉइंटेड है और जो सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पे अपॉइंटेड है, इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन टीम रहेगी तो हॉस्पिटल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने आप इंश्योर हो जाएगी। उसके बाद सेफ जोन्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एटलीस्ट एंट्री पॉइंट्स पे आर्म्ड गार्ड्स तो होने ही चाहिए, मेटल डिटेक्टर्स भी होने ही चाहिए, ताकि एंट्री लेवल पे ही हम एक फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी बना लें। और इंस्टीट्यूशनल एफआईआर, किसी भी तरह का इंसिडेंट हो, कैसा भी हो, विदिन 6 आवर्स लॉन्च हो जाना चाहिए, चाहे कितना भी पुलिस हेजिस्टेंट हो या रेजिस्टेंट हो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस जैसे सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन, कंट्रोल रूम्स को बनाना और अलार्म सिस्टम्स को एक्टिवेट करना। एक्चुअली मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे कोड्स होते हैं, जैसे कोड रेड हो गया, कोड ऑरेंज हो गया, बहुत सारे कोड्स होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता होता है, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल रूम कहाँ पे है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and do follow me for more updates.